नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। टैरिफ, ये शब्द पिछले 2 दिन से बहुत गूंज रहा था और आज ये गूंज किस तरह से निकल कर सामने आई है, इसको लेकर आज हम खास खबर में बात करेंगे। और ये गूंज निकली है अमेरिका से, ट्रंप के मुंह से। ट्रंप पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि जिस पर जितना टैक्स लगाना है उतना लगाएंगे, जो हम पर जितना टैक्स लगाएगा उतना ही उस पर लगेगा, यानी कि रेसिप्रोकल बैलेंस्ड, जिसका जितना हम पर टैरिफ होगा उतना ही हम उन पर लगाएंगे। उन सभी सुरों के बीच में कल जब एक सूची उन्होंने जारी की टैरिफ को लेकर, उसमें एक शब्द और जुड़ गया और वो था रेसिप्रोकल डिस्काउंटेड टैरिफ। ये बदलाव क्यों आया? विश्व के बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत पर खास तौर पर इसका क्या असर पड़ेगा? अमेरिका पर भी इसका क्या असर पड़ेगा? एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेड वर्ल्ड है उस पर इसका क्या असर होगा, इसकी थोड़ी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के दो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी और पुरानी समझ रखते हैं, समझते हैं पूरी दुनिया में ट्रेड किन चीजों से, किन फैक्टर से प्रभावित होता है। उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से विदेश मामलों के जानकार। और हमारे साथ दिल्ली से विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि अब तक जो कहा जा रहा था ट्रंप की तरफ से, बिल्कुल उनके रुख जो उनका आ रहा था, बड़ा कड़ा रुख था। हम पर अगर जितना टैक्स लगेगा हम उसका उतना ही टैक्स उस देश पर लगाएंगे। लेकिन अब जब सूची जारी की गई है तो लगभग आधे के बराबर, अगर इंडिया इंडिया की बात करें तो इंडिया पर 52% के बदले 26% ये टैरिफ आया। इस बदलाव की वजह आपको क्या नजर आती है? पूरी दुनिया भर में उन्होंने जो टैरिफ को लेकर जो एक हवा शुरू में खड़ा किया था, अब वो धीरे 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 थोड़ा सा लिबरल होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसके बारे में सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये टैरिफ का मुद्दा अमेरिका की राजनीति में ट्रंप के चुनाव के समय और बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया आया क्यों? जो अमेरिका विश्व में वैश्वीकरण का नेतृत्व कर रहे थे और अमेरिका ये मान के चल रहा था कि दुनिया में अगर वस्तुओं का, व्यक्तियों का या सेवाओं का अगर खुला विचरण होता है तो दुनिया की प्रगति होती है। ये अमेरिका की धारणा थी और इस आधार पे अमेरिका वैश्वीकरण का नेतृत्व कर रहा था और इसी आधार पे डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ, जो ट्रेड के मामलों को सेटल करेगा, उनको मॉनिटर करने के लिए गेट राउंड ऑफ टॉक्स से लंबे समय से वो तैयार हुआ। अब कई बार क्या होता है कि हम कुछ डिसीजन लेते हैं और कुछ परिणाम मान के चलते हैं कि इस डिसीजन के ये परिणाम होंगे, उससे उल्टे परिणाम आ जाते हैं। अमेरिका के साथ हुआ, क्योंकि जिस तरह का खुलापन या वैश्वीकरण लाए तो सस्ते श्रम की खोज में अमेरिका की कंपनियां अमेरिका से बाहर अपनी इंडस्ट्री लगाने लग गई और वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके वापस अमेरिका भेजने लग गई। स्थिति में अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस था वो खत्म हो गया, जबकि सैनिक दृष्टि से अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है, तकनीकी विकास की दृष्टि से, इनोवेशन की दृष्टि से नंबर 1 है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कमजोर हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग में कमजोर होने के कारण ये रहा कि अमेरिका के पास मिनरल्स या जो मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट काम आते हैं उन पे भी कंट्रोल नहीं रहा और एनर्जी भी अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रही। तो इसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत खराब होने लगी और ये माना जाने लगा कि अमेरिका का पतन हो रहा है, चाइना अमेरिका का प्लेस लेगा। और इसी आधार पे ट्रंप ने चुनाव लड़ा और अमेरिका को, लोगों को ये कहा कि मैं अगर जीता तो अमेरिका को वापस से अमेरिका के स्वर्ण युग को लाऊंगा। अमेरिका का पतन हो गया जो पीछे की सरकारों की नीति के कारण हुआ है। इसके लिए उन्होंने एक नीति ये अपनाई कि जो व्यापार है वो अमेरिका के फेवर में नहीं है और अमेरिका के दोस्त और दुश्मनों दोनों ने ही अमेरिका से व्यापार करके अमेरिका का नाजायज फायदा उठाया है। और ट्रंप तो यहाँ तक कहते हैं कि दोस्तों ने ज्यादा नाजायज फायदा उठाया। तो अगर फिल्मी स्टाइल में कहूं तो वो ये कहना चाहते हैं कि दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। तो ऐसी स्थिति उनको हो गई और इस आधार पे उन्होंने कहा कि अगर मैं जीता तो टैरिफ लगाऊंगा और अमेरिका को फिर से महान बनाऊंगा। और इसीलिए जब चुनाव जीत गए इस नारे पे अमेरिका की जनता ने साथ दे दिया तो कुछ करना जरूरी था।
तो फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि कौन सा देश कितने, अपनी टीम से कैलकुलेट करवाया कि कौन सा देश कितना टैरिफ लगाता है और कितना अमेरिका लगाता है। तो अमेरिका में जाने वाली चीजों पे बहुत कम टैरिफ लगा रहा था, जबकि अमेरिका जहां जहां सामान बेचता था वो बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे थे। जैसे कंबोडिया जैसे देश 7% टैरिफ लगा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं रिसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, प्रारंभ में ये कहा। तो रिसिप्रोकल टैरिफ लगाते तो बहुत ज्यादा हो जाता, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं डिस्काउंटेड मीन्स नियरली 50% ये टैरिफ लगा रहे हैं। नियरली 50% टैरिफ जो दूसरे देश लगा रहे हैं अमेरिकन गुड्स पे, जो माल अमेरिका में जाता है उस पे वो लगा रहे हैं। अगर उससे ज्यादा लगाते तो अमेरिका की इकोनॉमी है या कंज्यूमर भड़क जाता, वो कोलैप्स हो जाती, क्योंकि अमेरिका को कंज्यूमर आइटम्स या जो कंज्यूमर काम में लेता है वो और ज्यादा महंगे होंगे, अभी भी महंगे होंगे। अमेरिका के कंज्यूमर परेशान होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन वो और ज्यादा महंगे होते। तो मेरे ख्याल से ये टैक्टिकल स्टैंड उन्होंने लिया है। अब क्या है कि 3 तरह के टैरिफ हैं उसके, क्योंकि वो टैरिफ को केवल एक व्यापारिक और आर्थिक पक्ष मान के नहीं चलता है, वो ये मान के चलते हैं कि ये अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेस है और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी संबंधित है। और यहाँ तक है कि उन्होंने एक तो टैरिफ ऐसे लगाया कि जो सामान जाता है तो अमेरिका की इंडस्ट्रीज में काम आता है उस पे टैरिफ है। दूसरा एक फाइनल प्रोडक्ट जाता है जो अमेरिका का कंज्यूमर डायरेक्ट एंड कंज्यूमर के लिए जाता है। और तीसरा जो वो ये लगाते हैं कि जो अमेरिका के दुश्मन है जैसे वेनेजुएला है, उससे तेल लेने वाले देश है, उन पे सब पे मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका का दुश्मन है। तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, व्यापारिक दृष्टि से भी, तो इस तरह का उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। ये वार नहीं है, कंसेप्चुअली और एम्पिरिकली वार नहीं कर सकते। अपने मीडिया के साथी और कमेंटेटर ज्यादातर कहते हैं तो टैरिफ वार है या ट्रेड वार है। मैं नहीं मानता कि ये कंसेप्चुअली या एम्पिरिकली वार की कैटेगरी में है। एक स्ट्रेटेजी है, एक पॉलिसी है जो अमेरिका को अभी वो ये भी मान के चल रहे हैं कि तत्काल अमेरिका को नुकसान होगा, हार्डशिप्स आएंगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका को फायदा होगा। जी हमारे साथ निपुण जी भी जुड़ चुके हैं। निपुण जी, थोड़ी सी तकनीकी खामी रही इसलिए आपसे जल्दी संपर्क नहीं हो पाया। ट्रेड वॉर को लेकर तो इन्होंने अपनी बात रखी कि इसे ट्रेड वॉर कहना सही नहीं है, उसकी पॉलिसी है और पॉलिसियां सब देशों की बनती रहती है, लेकिन इससे ये एक संभावना आपको क्या नजर आती है कि वो देश जिन पर ज्यादा टैरिफ लगाया गया है, जिनमें चीन भी शामिल है और भी कई देश शामिल हैं, अब क्योंकि एक मीटिंग भी हुई अभी उन देशों की जिन पर टैरिफ ज्यादा लगाया है, एक अलग से एक और ऑर्गेनाइजेशन, ये कहें कि एक संगठन, एक ग्रुप ऐसे देशों का खड़ा हो जाएगा जिन पर ज्यादा टैरिफ लगाया, और हो सकता है कि वो एक नई ट्रेड पॉलिसी दुनिया भर में इंट्रोड्यूस करे जो पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, उसके पूरा विश्व का जो ट्रेड कल्चर है उसको प्रभावित करे। लेकिन मैं पूरा जो और लग रहा है कि जो परंपरागत साउथ कोरिया है, चीन है, ये नजदीक आ रहे हैं। निपुण जी नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, आप एक थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में एक बार आ जाएं, तब हम एक बार आपसे वापस सुनते हैं, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी पहुंच नहीं पा रहा दर्शकों तक। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, तब तक आप एक कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाएं। डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगा कि क्या आपको लगता है कि वो देश जो बहुत ज्यादा टैरिफ का सामना कर रहे हैं अमेरिका के, वो एक अलग संगठन बनाकर और हो सकता है कि एक नया ट्रेड कल्चर चालू करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नया ट्रेड कल्चर और एक नई ट्रेंड आ सकती है। और नई ट्रेंड ही नहीं, जो विश्व व्यापार संगठन बना हुआ है, बहुत ही प्रयासों से बना है, उसको अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण पार्टी था उसको बनाने में, उसका अस्तित्व भी संकट में अगर ये स्थिति रही तो। क्योंकि बहुत से देश हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका इतना टैरिफ लगाए, लेकिन टैरिफ लगाना तो अमेरिका का
अब किसी भी देश का अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता है, वो लगा सकता है। अगर आप विशेषाधिकार है अमेरिका पे उनका। लगाओगे, आप अमेरिका भी लगा सकता है। तो इसमें अगर जैसे कुछ देश कह रहे हैं कि हम WTO में जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा रिलीफ कोई WTO दे पाएगा। कोई छोटा कंट्री होता तो रिलीफ दे देता, लेकिन सुपर पावर के केस में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या अभिकरण हैं, वो भी कतराते हैं कोई फाइनल जजमेंट देने से। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से, लेकिन मुझे नहीं लगता, आप कह रहे हैं ऐसी स्थिति आनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और उनको मालूम है कि अगर सब देश जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट में, अगर मैं नेगेटिव वर्ड को यूज करूं तो गैंग अप हो गए, तो गैंग अप हो गए तो अमेरिका के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि विश्व में जो अमेरिका का नेतृत्व है, अमेरिका का आधिपत्य है, तो अमेरिका की लीडरशिप को बड़ी चुनौती आएगी दुनिया में और नए लीडर एमर्ज होंगे जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। तो ये जो ट्रंप की अमेरिका के एक्सेप्शनलिज्म की नीति है ना कि अमेरिका तो एक अपवाद है, ये एक बहुत बड़ा देश है, बहुत महान है, हम दुनिया से अलग रहेंगे, वो संभव नहीं है। देखिए, ये पारस्परिक निर्भरता का युग है और इसमें आप ये चाहें कि मैं अकेला तो प्रोस्पेरस रहूंगा और दूसरों को नहीं बनने दूंगा, तो वो नहीं चल सकता। तो मुझे नहीं लगता इमीडिएटली कोई गैंगअप जैसी स्थिति आएगी। वो अमेरिका आने नहीं देगा, बीच में किसी को साथ ले लेगा, किसी को दूर कर देगा, वो लव हेट रिलेशनशिप के चक्कर में उस तरह से। तो इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, क्योंकि जापान, चाइना, साउथ कोरिया, उन्होंने दोस्तों और जो अमेरिका के राइवल है सब पे एक जैसा लगाया है। इवन बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का व्यापार अमेरिका के साथ सरप्लस है। ऑस्ट्रेलिया की कोई ड्यूटी नहीं, ऑस्ट्रेलिया पे भी वो 10% ड्यूटी तो सभी पे लगा दी उन्होंने, इन वेरिएबल, उसमें तो किसी को भी स्पेयर नहीं किया है। तो अभी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा विजडम कम लग रहा है ट्रंप की, क्योंकि सब पे लगा देना। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी विरोध कर रहे हैं जो अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और लिबरल होने की गुंजाइश अभी नजर आ रही है, कहा जा सकता है, और लिबरल होने की गुंजाइश नजर आ रही है, कहा जा सकता है। चलिए ठीक है, मैं एक बार निपुण जी के पास जाना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज वो सुन पा रहे। निपुण जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? निपुण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, कुछ क्लियर हो रहा है? आप कुछ प्रश्न पूछ कीजिएगा। आपकी आवाज क्लियर है, बस थोड़ा सा आपके आसपास जो ट्रैफिक है उसके वॉल्यूम की वजह से थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस है। लेकिन मेरा सवाल आपसे, अमेरिका ने जब पिछली बार टैरिफ लगाया था, खासतौर पर चीन पर जो टैरिफ लगाया था, उसकी वजह से जो भार पड़ा अमेरिका पर, माफ कीजिएगा भार नहीं, जो उसकी कमाई हुई थी, उस टैरिफ की वजह से जो कमाई हुई थी, उसका बहुत ज्यादा अमेरिका को फायदा नहीं मिल पाया था। उसका आप ये समझ के चलें कि खासतौर पर खेती जो किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उस कमाई का 90% तक हिस्सा तो उनको वापस देना पड़ा, क्योंकि उससे किसानों को नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई उनको करनी पड़ी थी। क्या आपको लगता है कि इस बार भी टैरिफ बढ़ाने से ऐसा ही कुछ, वही हालात वापस पैदा हो सकते हैं, उसको रिकवर, जो नुकसान हुआ है वहां के लोकल बिजनेस को, उनको रिकवर करने के लिए देना पड़े? देखिए, मैं पूरा प्रश्न आपका नहीं समझ पाया, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ मैं उतना बोल पाता हूँ आपको। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अमेरिका में, अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका में भी क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई जो है वो करीब 4 से 4.5% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और चीन जैसे देश के द्वारा, जैसे चीन के ऊपर 20% पहले इन्होंने टैरिफ लगाया था, अभी 34% फिर दोबारा टैरिफ लगा दिया है, तो 54% चीन के। जी, अपनी बात पूरी करें आप, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर देखिए अमेरिका अगर जैसे चीन के ऊपर 54% अगर टैरिफ लगाने, 20% पहले और 34 अब, यानी कि 54% चीन के ऊपर टैरिफ लगाया है। और आप सोचिए कि चीन के ऊपर टैरिफ लगेगा तो चीन की ओर से जो प्रतिक्रिया होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 3 देश, जब आप देखिए जो आपस में शत्रुता का व्यवहार रखते थे, यानी कि जापान, साउथ कोरिया और चीन, तीनों एक साथ आके कह रहे हैं कि हम चीन के और अमेरिका ने जिस प्रकार के हमारे पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाए हैं,
हम भी उसका क्या करेंगे, रिवर्ट करेंगे। और ऐसी आवाज आपको यूरोप के अंदर, आपको हर सेक्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत की अभी तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि भारत हमेशा बात कर रहा है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से बात करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर भारत इस टैरिफ वॉर में जाएगा या टैरिफ की पूरा भारत को लगेगा तो करीब $3.5 बिलियन का भारत को भी नुकसान होने वाला है। पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही है, रूस को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए। 10% टैरिफ तो सब पर ये क्या अमेरिका ने इम्पोज कर दी है। और एक हास्यप्रद बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है हार्ट मैकडोनल्ड आइलैंड। वहां पर एक भी व्यक्ति रहता नहीं है, मतलब एक इंसान भी रहता नहीं है। उस आइलैंड कंट्री के ऊपर भी क्या कर दिया गया है, रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका द्वारा लगा दिया गया है। लोग इसका मीम भी बना रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, और डोनाल्ड ट्रम्प का कहना ये है, डोनाल्ड ट्रम्प को मैं सुन रहा था स्पीच, कि भारत जो है हमारे ऊपर 52% टैरिफ लगाता है। अब ये जो कैलकुलेशन भी अमेरिका ने किया, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो की, वो भी सही मायने में कुछ कैलकुलेशन नहीं है। किस बिहार पर बोला, कैसे बोला, मैं खुद देख रहा था। जो अमेरिका के जर्नलिस्ट है वो भी कह रहे थे कि भारत की कैलकुलेशन 52% कैसे किया। मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प का पूरी टीम ने जो कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशन करने का दो ही बेस में बनाया कि हमारे पास कितना सरप्लस आपको देखा जा रहा है ट्रेड को, और साथ ही एक्सपोर्ट कितने हो रहे हैं। बीच का जो आपका डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस के बेस पर आप क्या टैरिफ लगा दीजिए। तो मुझे लगता है कि टैरिफ ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। रीजन का सबसे बड़ा यही है कि खुद अमेरिका के यहाँ पर क्या होगा, आपका महंगाई की मार बढ़ेगी। और महंगाई अब देखिए, सोच 26%, अगर खुद अमेरिका के अंदर चीजें लगती है, बढ़ती हैं, तो वो टैरिफ की मार अमेरिका की जनता स्वीकार कर पाएगी, सह पाएगी या नहीं सह पाएगी। हालांकि अमेरिका उसको किसी तरह से बयान कर रहा है, किसी से बोल रहा है कि हम तो उसको पूरी तरह से दोबारा से इंडिपेंडेंस मिली, हमको दोबारा से फ्रीडम मिली है, अमेरिका फिर दोबारा से अपने इंडस्ट्री को ग्रो करेगा। लेकिन ये 3-4 महीने अमेरिका के लिए टफ होने वाले हैं। और हमें देखना होगा जी कि भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया, और खास तौर से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर भी टैरिफ की बातें की गई है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टैरिफ की बात है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि अमेरिका और इंडिया दोनों के बीच में जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। ऑलरेडी भारत जो है किसानों को बहुत ज्यादा क्या देता है, आपका सब्सिडीज देता है। उस सब्सिडीज के कारण क्या करता है कि भारत के जो किसानों का प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ता होता है। तो देखना यहाँ बिल्कुल पर आपने ये सही होगा कहा। कि किस। जी, बिल्कुल। देखिए करूण सिंह जी, देखिए 2 से 4% के बीच में महँगाई को लेकर वहाँ पर अलग-अलग आंकड़े आ रहे हैं, अलग-अलग विशेषज्ञों का अलग-अलग कुछ कहना है। 4 साढ़े 4 के आस-पास जैसा हमारे निपुण जी ने बताया। लेकिन भारत के साथ जो रिलेशन है ये सिर्फ एग्रीकल्चर का नहीं है, ऑटोमोबाइल को लेकर भी है, फार्मास्यूटिकल्स को लेकर खास है, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर बहुत है, डायमंड को लेकर है और कपड़ों को लेकर है। क्या लगता है आपको भारत पर इसका किस तरह का असर होगा? क्योंकि अगर वहां पर महंगाई बढ़ती है तो कुछ संभावनाएं जो है उनके बीच में है कि वहां पर फिर खपत कम हो जाएगी। खपत कम होगी तो इंडिया से जो प्रोडक्शन है उस पर इसका असर पड़ेगा, उन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा जहां पर प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि अमेरिका कम खपत कर रहा है। तो किस तरह का असर आप भारत पर देखते हैं इन फील्ड्स में? देखिए प्रभात जी, पहले तो मैं नवीन जी से सहमत निपुण होते जी। हुए, हाँ, निपुण जी थे हमारे साथ। निपुण जी, मैं उनकी बातों से सहमत होते हुए बताना चाहूंगा कि इस जो टैरिफ लगाया है अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। हाँ, अमेरिका की सीनेट में डिबेट में बहुत से ट्रंप की पार्टी के सदस्य, रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य इस फेवर में हैं कि कनाडा पे इस तरह टैरिफ नहीं लगाना चाहिए। बहुत से आइटम्स ऐसे हैं जो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हैं, कनाडा से आते हैं, तो वो अमेरिका के हित में नहीं है। तो अभी तो सीनेट में भी बड़ी डिबेट होगी और उस पे हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट भी हो जाए और प्रस्ताव गिर भी सकते हैं। ये तो अमेरिका की स्थिति रही। अमेरिका का कंज्यूमर, और अमेरिका का कंज्यूमर ऐसा है कि वो अपने कंजम्पशन कम नहीं करना चाहेगा किसी भी रूप में। भारत वाला सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि भारत के जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करती थी उनको अगर इस टैरिफ से नुकसान होगा, जो भारत मान के चल रहा था कि नुकसान होगा, और इसीलिए भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका जाने से पहले यूनिलेटरली बहुत से अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम करने की घोषणा कर दी थी, जिससे कि बाद में ट्रंप अगर टैरिफ लगाएं तो कम लगाएं। के बाद भी भारत प्रयास कर रहा है कि अमेरिका के गुड्स पे हम टैरिफ कम
कर दे कुछ पे। और विशेष रूप से अब अमेरिका दबाव बनाएगा जो ईवी व्हीकल्स हैं, और उससे भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत की भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ईवी व्हीकल्स बना रहे हैं, और उसमें टेस्ला को जो एलोन मस्क की कंपनी है उसको फायदा हो सकता है। उसके लिए अमेरिका दबाव बनाएगा। इंडिया किस तरह से रेजिस्ट करता है, ये एक बात हुई। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका के किसानों को वहां सब्सिडी दी जाती है, बहुत सस्ते हैं, वो अगर इंडिया पे आएंगे, टैरिफ इंडिया कम लगाएगा, तो यहाँ की जो प्रेजेंट फार्मिंग सेक्टर है वहां एक पॉलिटिकल इश्यू बन जाएगा। पॉलिटिकल इश्यू पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे भी और फार्मिंग कम्युनिटी भी, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, फार्मिंग सेक्टर है वो पॉलिटिकली पावरफुल है। तो अब सरकार के सामने ये होगा कि जो अमेरिका दबाव बनाएगा कि अमेरिकन गुड्स पे आप और टैरिफ कम कीजिए, तो उसको भारत किस तरह से रेजिस्ट कर पाएगा। लेकिन भारत तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में। भारत ये देख रहा है कि जो दूसरे देश प्रभावित हो रहे हैं वो किस तरीके से इसको रेजिस्ट करते हैं। लेकिन भारत पे जो ड्यूटी लगाई है उससे कहीं ज्यादा तो थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे देशों पे लगाई है जो छोटे छोटे देश हैं। ये ऐसा नहीं है कि भारत अकेले पे लगाई है, तो इसीलिए भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो किस तरीके से भारत, क्योंकि इससे पहले इसीलिए भारत ने संवाद भी किया, अमेरिका के ट्रेड असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेड के यहाँ आए, 4 दिन तक बातचीत हुई, उनको कन्विंस भी किया कि भारत और ड्यूटी कम करने को तैयार है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। और वो जो तथाकथित रेसिप्रोकल टैरिफ है जिसको वो 50% के करीब बता रहे हैं, वो लगा ही दिया भारत पे। जी चलिए, निपुण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे ख्याल से वीडियो भी उनका आ गया है, तो और ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी बात हम तक पहुंच पाएगी। निपुण जी, शेयर बाजार, हालांकि अमेरिका का तो शेयर बाजार काफी नीचे गिरा है, लेकिन भारत के शेयर बाजार पर बहुत ज्यादा इसका असर नहीं देखा गया है। लेकिन फिर भी चिंताएं, कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो 1-2 दिन में असर दिखाना शुरू करती हैं। उन संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए इस टैरिफ के बाद में अगर कुछ संभावनाएं नजर आती हैं, किस तरह की कोशिशें भारत को करनी चाहिए? नहीं, देखिए, भारत को पहली बात ये कि भारत को पूरी तरह से बहुत एग्रेसिव स्टैंड लेना चाहिए। जिस तरह का स्टैंड ले रहा हूँ कि चीन ने लिया है कि हम तो रेस्पॉन्ड करेंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से बात करके पहली जो डिप्लोमेटिक पार्टिकल की है उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमको नहीं मिला है। लेकिन भविष्य में संभावनाओं को रखते हुए और बहुत जल्दी दोनों के बीच में पूरा आपका ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात चल रही है, वो एफटीए जैसा ही ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, लेकिन वो होते इस साल एंड तक वो देखा जाएगा। तो इस 20 यानी कि जो भी आपके 7-8 महीने आपके सामने है, उसको एक स्टैंड बनानी पड़ेगी कि अमेरिका को क्या समझाया जाए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, तो इस प्रकार से बजट के अंदर बहुत से अपने रिफॉर्म के जिनके माध्यम से अमेरिका को वो न बना। लेकिन बात मुझे बार एक बात कर रही है कि अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पछताएगा। रीजन क्या है? जब 1990 की बात है तो 90 से बात हुई थी, जब डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, इनके प्रोडक्ट पर इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। जब इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तो आपके प्रोडक्ट की मार्केट में नहीं बनेगा। तो जिस प्रकार का इकोनॉमी को प्राप्त कर सकता है, और देखना यही होगा कि अमेरिका की जनता भी बढ़ोतरी है और पूरी दुनिया के जो देश हैं किस तरह से लेते हैं। चलिए, डॉक्टर साहब, फिलहाल क्या लगता है आपको? ये तो खैर उनकी बात हो गई कि हमारे इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा, लेकिन रक्षा सौदे भी हमारे साथ अमेरिका के रहे हैं, और उसके अलावा वहां पर जो अमेरिका में जो भारतीय काम करते हैं, भारतीय कामगार हैं, जो वहां पर उन उद्योगों से जुड़े हुए हैं, जो न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत सपोर्टिव काम करते हैं, इस पूरे माहौल से क्या वहां पर काम करने वाले भारतीयों की मानसिकता पर, उन पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि हलचल जब होती है तो सबसे पहले उनको ये चिंता सताती है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस टैरिफ के बाद कोई ऐसा नया नियम आ जाए, क्योंकि भारत को लेकर जिस तरह की पॉलिसी अब रही है, कोई नया नियम ऐसा ना आ जाए कि भारतीय वहां जो काम कर रहे हैं उनको आगे किसी तरह का डर सताए। देखिए प्रभात जी, ये आशंका मुझे भी लग रही है, क्योंकि जो टीम ट्रंप के धारणा है
वो ये है कि जब ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई तो अमेरिकन कंपनियां बाहर चले गई सस्ते लेबर की खोज में, और के साथ साथ सस्ता लेबर दूसरे देशों से भी अमेरिका में लाते रहे अमेरिकन कंपनियां, और उस सस्ते लेबर की वजह से अमेरिका की कंपनीज का जो इनोवेशन है, नई चीजों को इनोवेट करने का है, वो प्रोसेस कमजोर हो गई, रिसर्च कमजोर हो गया, क्योंकि सस्ता लेबर मिल रहा है इसलिए आपको ज्यादा रिसर्च इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब वो ये चाहते हैं, उनकी धारणा यह है कि अमेरिका को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और आगे बढ़ना है, इनोवेशन करना है, उसके लिए हम लेबर पे सस्ते लेबर पे डिपेंडेंट नहीं हो। और अगर वो ये आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से जो भारत या दूसरे देशों से वहां पे कामगार हैं, काम करने वाले हैं, उन पे असर पड़ सकता है, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि एक तो ये करेंगे कि एक अलग तरीके की नीति बनाएंगे कि अगर कोई बाहर वाला है और अमेरिका का है तो आप अमेरिकन को अपने एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन कंपनीज का ये मानना है कि जो लोकल अमेरिकन हैं वो अच्छा काम नहीं करते हैं, जो माइग्रेंट्स हैं वो अच्छा काम करते हैं, उनसे हम ज्यादा काम ले सकते हैं, लेकिन उन पे दबाव बनाया जाएगा कि आप केवल अमेरिकन को एम्प्लॉयमेंट दें, जो कि ट्रंप ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि अमेरिका के लेबर फोर्स को मैं समर्थन करूंगा। बाहर के लेबर आ रहे हैं, बाहर के लेबर के लिए जो डेरोगेटरी टर्म उन्होंने यूज किए हैं, क्रिमिनल हैं, एलियन हैं, बहुत से नेगेटिव टर्म्स यूज किए हैं, और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू की है। तो इस रूप में निश्चित रूप से भारतीयों को यह आशंका तो होगी कि आगे किस तरीके से, लेकिन अमेरिका में वो जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं वो अमेरिकन लेबर के भरोसे भी संभव नहीं है, उनको लेबर की जरूरत होगी। अमेरिका ऐसा लेना ही पड़ेगा बाहर से। डेवलप्ड कंट्री सभी लेबर शॉर्टेज वाले कंट्री हैं, तो उनको लेबर की जरूरत तो होगी। इसलिए हो सकता है कि वो नए कोई कैटेगरी निकाल दें कि स्किल्ड लेबर लेंगे, अनस्किल्ड को नहीं आने देंगे, या और किसी तरीके से क्लासिफाई कर लें, ये प्रक्रिया वो निकाल सकते हैं। जी जी निपुण जी, समय कम बचा है, मैं चाहूंगा 1 मिनट में अगर आप पॉसिबल हो तो इसका जवाब दें। क्या लगता है आपको, अब अगर अमेरिका के हम इस टैरिफ कल्चर में एक अगर फिट नहीं बैठ पाते हैं अपन, तो हम क्या उन देशों की तरफ हमें शिफ्ट होना चाहिए जहां पर टैरिफ को लेकर और ज्यादा लिबरल हैं? जो एक्सपोर्ट हम अमेरिका को करते हैं उसके लिए हमें कुछ ऐसे देश और ढूंढने होंगे जहां पर हम एक्सपोर्ट करके हमारे ये जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस हो, उसको बनाए रखें। देखिए, हम भारत की बात करते हैं अमेरिका के संदर्भ में, तो अमेरिका भारत के बीच में जो रिलेशन है, अमेरिका के ट्रेड बात चल रही है और वो ट्रेड डील पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि काफी चीजें पहले से बेटर हो जाएगी, लेकिन अभी इस तरह के टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं बगैर कैलकुलेशन करे, इस तरह की काम को, मतलब कि एकदम आपने क्या कैलकुलेशन की कि सरप्लस अमाउंट एक्सपोर्ट करते हैं और बीच में जो डिफरेंस लाए हैं उसके बेस पर हमने टैरिफ कर दिया। तो हम देखना ये होगा कि भारत सरकार किस प्रकार से अमेरिका को हैंडल करती है, उसे डील करती है कि भाई आप किस बेस पर किया है, आप मुझे तो बताइए किस बेस पर कैलकुलेशन करनी है। कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो मुझे लगता है कि पीस ऑफ माइंड ऐसा बात होनी चाहिए, भारत को 3 क्योंकि हमको साथ लेके चलना है। अमेरिका के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका लगातार सपोर्ट करे, चाहे बांग्लादेश के मैटर में बात करें, थाईलैंड पे काम कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के मैटर में बात करें, तो मुझे लगता है कि हर तरह के इक्वेशन को देखते हुए बात करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए, और अभी तो शुरुआत है, और जिस तरह का बाजार अपना रुख दिखा रहा है, मुझे लगता है कि बाजार अभी तक बहुत ज्यादा इसको लेकर नेगेटिव नहीं है। और जिस तरह का, हालांकि उन्होंने कहा भी है कि हमारे लिए लिबरेशन डे है, ये हमारा मुक्ति दिवस है, जैसा ट्रंप ने कहा है। ये उनकी सोच अभी की नहीं है। जब वो युवा थे, व्यापार करते थे, जापान में जब व्यापार के लिए गए थे, वहां पर जिस तरह की पॉलिसी थी उसको लेकर उन्होंने एक किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी। तो ये बहुत पुरानी उनकी सोच है कि हम टैरिफ को लेकर अमेरिका को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। खैर, अब उन्होंने टैरिफ को लेकर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल जो टैरिफ का कार्ड जारी किया है। उम्मीद भारत को यही है कि भारत को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। भारत के जो लोग अमेरिका में रहते हैं, काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको भी किसी तरह की तकलीफ ना हो। और लगता है कि जिस तरह के अब तक के भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं, आने वाला वक्त भी सुखद ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।